फॉर्मूला लगाओगे वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो आपका जीडीपी एमपी आ जाएगा। ये जो वैल्यू एडेड लिखा है इसकी जगह मैं जीडीपी एमपी भी लिख सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं। जीडीपी एमपी का एक नाम और होता है, एक नाम और होता है जीवीए एमपी। जीवीए एमपी, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। सर दोनों एक ही चीज होती है? हाँ, कभी कभी एक, कभी कभी अलग। सर जी मतलब अलग और एक कुछ समझ नहीं आया। अगर क्वेश्चन में सिर्फ एक ही कंपनी के बारे में बात हुई है, उसी का डेटा दिया हुआ है, तो चाहे उस केस में मैं जीडीपी एमपी बोल लूं या जीबीए एमपी बोल लूं, दोनों एक ही बात है। लेकिन अगर एक से ज्यादा कंपनी है, जैसे कंपनी ए और कंपनी बी, तो मैं कंपनी ए का अलग निकालूंगा ये फॉर्मूला लगा के, कंपनी बी का अलग निकालूंगा। ये जो अलग अलग निकले हैं, इसका भी नाम जीबीए एमपी है, इसका भी नाम जीबीए एमपी है, और जब इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरा बन के आएगा जीडीपी एमपी। इसलिए मैंने कहा जब एक कंपनी होगी फिर तो भैया वही जीबीए एमपी है, वही जीडीपी एमपी है, और अगर एक से ज्यादा होंगी तो अलग अलग जीबीएमपी जीबीएमपी इन दोनों को जोड़ दूंगा तो जीडीपी एमपी निकलेगा। इतनी बात समझ में आ जाए तो यस बोलेंगे। ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीबीए की फुल फॉर्म बेटा ग्रॉस वैल्यू एडेड। दो ही बच्चे समझ पाए। बेटा ये मैं कंफर्मेशन के लिए पूछता हूं, तो इसलिए अगर आप सबके कंफर्मेशन नहीं आएगा तो मुझे ऐसा लगता है आपके समझ नहीं आ रहा है। समझ रहे हो? तो रिप्लाई जरूर किया करें। ठीक है सर जी, हम समझ गए। यानी कि पहले सर जी हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, इससे जीडीपी एमपी निकलेगा, और अगर नेशनल इनकम मांगेगा क्वेश्चन तो जीडीपी एमपी को कन्वर्ट कर लेंगे एनएनपी एफसी में, जैसे हमने इससे पिछले चैप्टर में सीखा था। ठीक है जी। अब आपको कुछ सावधानी बरतनी है जब ये मेथड लगाओगे। जब ये मेथड लगाओगे तो कुछ प्रिकॉशंस आपने लेनी है। अगर आपने ये नोट कर लिया, और नोट करना ये स्क्रीनशॉट नहीं लेना, ये नोट कर लिया हो तो मैं इसको रब करना चाहता हूं, जल्दी से नोट कर लो अगर नहीं करा है। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सब कर लो। और बेटा कई बच्चों की अभी तक इकोनॉमिक्स की फीस सबमिट नहीं हुई है। आई रिपीट, आप सब में से कई बच्चों की इकोनॉमिक्स की फीस सबमिट नहीं हुई है, उसे सबमिट करिए। ठीक है दोस्त? चलेंगे आ गया। अब हम कुछ प्रिकॉशंस की बात कर रहे हैं कि हमने क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, तो लिखेंगे प्रिकॉशंस। सब बुक में भी दे रखी है, हाँ दे रखी है बेटा, लेकिन आपको याद नहीं करना, ये रटना नहीं है, सिर्फ जो लिखवा रहा हूं वो लिखना है आप। नंबर 1, इंटरमीडिएट गुड्स नॉट टू बी इंक्लूडेड। इंटरमीडिएट गुड्स आपने इंक्लूड नहीं करना है, तभी तो फॉर्मूले में था वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये जो माइनस कर दिया नहीं, हटा दिया मैंने इंटरमीडिएट कंजम्पशन। समझ रहे हो मेरी बात? तो वही बात है, उसने एक बार लिखवा भी दिया कि भैया इंटरमीडिएट गुड्स आपको इंक्लूड नहीं करने, यानी उसमें शामिल नहीं करने हैं।
वो तो नहीं भी लिखवाता तो भी हमारा फॉर्मूला अपने आप ही करवा देता। अब मुद्दे की बात सुनो, सेल एंड परचेज, सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स नॉट टू बी इंक्लूडेड। पुराने माल की खरीद और बेच दोनों ही इंक्लूड नहीं करनी है। सेकंड हैंड माल की खरीद, सेकंड हैंड गुड्स को खरीदना और बेचना इंक्लूड आपने नहीं करना है। सर जी ऐसा क्यों? तो ध्यान से सुनो, जब ये माल पहली बार बिका होगा तो इंक्लूड हो गया होगा, जब पहली बार खरीदा बेचा गया होगा तब इंक्लूड हो गया होगा। अब वो ये चीज दोबारा बिक रही है तो ये इंक्लूड नहीं होगी, सीधी सी बात है। ठीक है जी, डबल, वरना डबल डबल इनकम काउंट हो जाएगी, एक ही गुड्स पे दो बार इनकम काउंट हो जाएगी। नंबर 2, नंबर 3, सेल्फ सर्विस कंजम्पशन not to be included। सेल्फ सर्विस, सेल्फ सर्विस जैसे कि एक डॉक्टर ने अपने बच्चे का इलाज करा, उसने अपने आप को ही सर्विस दी एक तरीके से, आप इसको शामिल नहीं करोगे, सिंपल। सेल्फ कंजम्पशन, बल्कि ऐसे लिखो इसे, सेल्फ गुड्स कंजम्पशन इज टू बी इंक्लूडेड। अच्छा सर जी, सर्विस अगर सेल्फ कंजम्पशन है तो वो नहीं ली जाएगी, लेकिन अगर गुड्स सेल्फ कंजम्पशन है, गुड्स सेल्फ कंजम्पशन है तो वो लिया जाएगा। सर जी ऐसा भेदभाव क्यों? बेटा गुड्स की बात अलग है, वो इसलिए क्योंकि गुड्स के अंदर किसी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, समझ रहे हो? वो चीज प्रोड्यूस तो हुई है ना, वो चीज प्रोड्यूस तो हुई है, तो इसलिए जब प्रोडक्शन हुआ है तो वो काउंट किया जाएगा। तो इसलिए चाहे वो अपने लिए यूज करो चाहे बेचने के लिए यूज करो, पर अगर गुड्स है तो वो लिया जाएगा, लेकिन अगर सेल्फ सर्विस है तो वो इंक्लूड नहीं होगी। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। सर और क्या है? इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ऑनर हाउस टू बी इंक्लूडेड। सर ये क्या है? बेटा इम्प्यूटेड का मतलब होता है एस्टिमेटेड, इम्प्यूटेड का मतलब होता है बेटा एस्टिमेटेड। अब कोई व्यक्ति है जिसका अपना घर है, समझ लो, तो वो रेंट तो नहीं देता होगा अपने आप को, लेकिन सपोज करो उसी जैसा घर बराबर में भी है और वो किराए पे चढ़ा हुआ है, तो बेटा जो किराएदार सर्विस यूज कर रहा है उस घर की, रह तो वो भी रहा है और जो मालिक है वो भी रह रहा है, दोनों में फर्क कुछ नहीं माना गया है नेशनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेशनल इनकम में कहता है कि अगर आप रेंट नहीं भी दे रहे हो तो उस रेंट का एक एस्टिमेशन लो, उस रेंट का एक एस्टिमेशन लो और उसको इंक्लूड करो। आप ऐसे देखो कि मेरे घर के बराबर में मेरे जैसा ही घर है, 50 गज का ही मेरा, 50 गज का ही वो है, उसका रेंट 10,000 है, तो चलो मेरे को भी अपने घर का एस्टिमेटेड रेंट पता लग गया कि अगर ये घर मैं रेंट पे लेता तो मुझे भी 10,000 रुपए रेंट देना पड़ता। तो ऐसे आप एक एस्टिमेटेड वैल्यू लो और उसको नेशनल इनकम में काउंट करो। ये आपकी बातों को ध्यान में रखने लायक है। बस आपके लायक जो बात थी वो मैंने लिख दी। अगर मैं पहला पॉइंट हटा भी दूं, अगर मैं पहला पॉइंट हटा भी दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? हमारा जो फॉर्मूला है वो अपने आप इसको करवा देगा, क्योंकि उसमें माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन था और मैंने भी ये लिखा है इंटरमीडिएट गुड्स को आपको शामिल नहीं करने हैं, नॉट टू बी इंक्लूडेड।